चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जिनको अगर नोटिफिकेशन पूरा नहीं जा रहा पॉलिटिकल का, वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और लिखा हुआ है भारत का पॉलिटिकल वन लाइनर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान के अनुसार अगर देखा जाए कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। ये पूछता है हमेशा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। तो प्रथम नागरिक की अगर बात होगी तो राष्ट्रपति को याद रखेंगे, प्रेसिडेंट को याद रखेंगे। आगे सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इंग्लैंड के सम्राट से करना उचित होता है। इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं उस तरह से तुलना हम लोग राष्ट्रपति को करते हैं, ठीक है। आगे सवाल आपसे देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तीनों सेनाओं, थल हो, जल हो और वायु हो, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में अगर पूछे तो राष्ट्रपति को टिक लगाइएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा बनना है, राज्यसभा के सदस्य बनने हैं तो कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए, आप जानते हैं। और लोकसभा के लिए 25 है ना, तो ये नॉर्मल है, आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, अधिकतम आयु की बात करते हैं तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। ये कभी भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आप भी जानते हैं। पब्लिक इसे वोट नहीं दे सकती, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति जो है अपनाई जाती है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अगर कौन सी पद्धति अपनाएंगे तो याद रखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा। मतलब इसमें अगर आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो याद रखिएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाते हैं, एकल संक्रमणीय जो होता है मत पद्धति अपनाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो देखिए, किससे निर्देशित करेंगे तो उच्चतम न्यायालय में। अगर राष्ट्रपति की अगर चुनाव की बात विवाद होगी या मतलब बहस होगा तो वो हम चले जाएंगे उच्चतम न्यायालय। सब चीज़ के लिए ज़्यादातर उच्चतम न्यायालय ही ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए चले जाते हैं। आगे सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 50-50 होनी चाहिए, मतलब 50-50 होनी चाहिए। पूछता है कि अगर आपसे पूछे कि अगर प्रस्तावक कितने हैं, अनुमोदक कितने हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, तो 50-50 होने चाहिए। सब क्लियर हो जाएगा, आप खाली ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। कितने हज़ार रुपये? 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए नामांकन करना है, आपको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको उस समय उम्मीदवार के लिए आपको कितना हज़ार रुपये चाहिए? तो 15,000 रुपये जमानत करना पड़ेगा, मतलब जमा करना पड़ेगा, फिर मिल जाता है। आगे होता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, कितना बार हो सकता है। ये भी नहीं है क्या एक ही बार जरूरी है, कई बार हो सकते हैं निर्वाचित, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो निर्वाचित पद का चुनाव जो है संचालित करते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोग संचालित करते हैं। तो राष्ट्रपति पद का अगर चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति का भी किया जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किस
किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय, क्योंकि इसी के पास जाएंगे ना, वाद विवाद होने से अच्छा है इसके पास भेज दें। या चुनाव संबंधी मामले भी हो तो उच्चतम न्यायालय के पास चाहिए, ठीक है। संचालित करेगा निर्वाचन आयोग, ठीक है, लेकिन जो भी भेजा जाएगा मामला उच्चतम न्यायालय में। संविधान जो है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 71 की बात करता है। तो देखिए, अगर वाद विवाद की बात हो तो कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय लेता है उसका आर्टिकल पूछ रहा है, तो 71 है। क्या है? 71 है, याद रखिएगा। 71 मतलब 71, ठीक है। तो आर्टिकल अगर पूछे, अनुच्छेद पूछे तो 71 बता दीजिएगा। आगे सवाल देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो है चुनाव प्रचार हेतु कितना समय जो है मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव का प्रचार हेतु अगर आपको करना है तो कितना मिलेगा? तो 2 सप्ताह। और राष्ट्रपति सब तो अंदर अंदर हो जाते हैं, है ना, तो अंदर अंदर अपना जो प्रचार करे तो 2 सप्ताह उसको मिलता है, मतलब 2 सप्ताह में आपको कर लेना है। आगे सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो हम जानते हैं 5 वर्ष के लिए। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो हम लोग इतना बार पूछा है कि सब लोग जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है? तो बस 2 ही, दिल्ली और पुडुचेरी का ही भाग है अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो याद रखिएगा 70वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी होगा, ठीक है, क्लियर। पुडुचेरी बोलिए, याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो गठित होते हैं निर्वाचन मंडल में सम्मिलित जो होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन जब होता है राष्ट्रपति का, तो याद रखिए उसमें सम्मिलित कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों सम्मिलित होंगे। अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुछ राज्य के जो विधानसभा के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होंगे, याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, गठित होगा मंडल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें चूकिएगा नहीं, ठीक है। आगे सवाल देखिए कि पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 56 के तहत करता है, ये 56 के तहत करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे नहीं दिख रहा है तो सिर्फ सुन लीजिए, याद हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 56 के तहत करता है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नहीं करते हैं 1 से 2 दिन में आपको सारा PDF मिल जाएगा, बस आप वेट करेंगे। संविधान जो है, याद रखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57। याद रखिएगा, पद ग्रहण की बात करेगा, राष्ट्रपति का पद ग्रहण की बात करेगा तो आर्टिकल 56 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 56 याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पद ग्रहण तो हो गया, पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात करेगा, निर्धारित करेगा, तो आर्टिकल 57 की बात करेगा। किसका करेगा? आर्टिकल 57 57 की बात करेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आपसे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि महाभियोग लगेगा तभी हटा सकते हैं, नहीं तो भारत के जो पद से अगर हटाने की बात होगी तो संसद द्वारा ही हटाया जाएगा राष्ट्रपति को, ये भी जान लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा महाभियोग लगाना, जो कि महाभियोग हम जानते हैं आर्टिकल 61 में है, जो कि आगे इसकी चर्चा होगी। चलिएगा, टेबल वाला लास्ट में पढ़ाते हैं और जो कि पढ़ाएंगे। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही संसद द्वारा होगा, कोई भी संसद द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग का, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के लिए
सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो 14 दिन के बाद होना चाहिए। मतलब महाभियोग चलाना है, आरोप लगाना है, तो कम से कम कितना दिन बाद लिखित सूचना के बाद होगा, तो 14 दिन के बाद होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, 14 दिन के बाद होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने के रूप में होगा। अतिक्रमण होगा, मानसिक रूप से सही नहीं होंगे, तो ये सब चीज़ पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो हम जानते हैं महाभियोग लगने की बात होती है तो 61 याद है आर्टिकल, जो कि हम अमेरिका से लिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 61 के द्वारा होता है। आगे सवाल आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ता है, तो महाभियोग लगने पर इनको त्याग देना पड़ेगा, याद रखिएगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। किन्हें हो? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो सदन के 2/3 बहुमत पर। 2/3 बहुमत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अरे आओ हटा दो, इन पर महाभियोग लग गया हटा दो, नहीं, 2/3 बहुमत होने चाहिए सदन के, याद रखेंगे। अब सदन में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में होनी चाहिए। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि उच्चतम न्यायालय से भी संबंधित है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष शपथ ग्रहण कराता है, तो याद रखिएगा 60 में। याद रखेंगे, महाभियोग तो हम 61 जानते हैं, लेकिन शपथ की बात करें, मुख्य न्यायाधीश जो शपथ दिलाते हैं गोपनीयता का, वो 60 में होता है, अनुच्छेद 60 मतलब 60 में होता है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आगे सवाल पूछेगा, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है क्या लेता है, शपथ लेता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सामने ये राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं, बस याद रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण कितने अनुच्छेद में, तो 60 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को ही दिया जाता है। राष्ट्रपति जो देंगे त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देंगे। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो हैं किसको देंगे भाई, कि राष्ट्रपति जी त्यागपत्र दे रहे हैं, आप बताइए उपराष्ट्रपति जी किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष लोगों को देंगे भाई, कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाह रहे हैं, आप लोग खुश हो जाइए। जो कर रहा हूँ दिया जाता है, याद रखिएगा। यदि मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अब उपराष्ट्रपति नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, बस इतना जान लीजिए, बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आगे सवाल आपसे देखिए कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लेनी चाहिए या भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर होनी चाहिए, एकदम आधा 12 महीने में 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। आगे पूछेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, आप जानते हैं राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है, तो राज्यपाल रह सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की मर्जी जब तक है, राज्यपाल रहेगा, नहीं तो पलट जाएगा, आप देखते होंगे। देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार का अगर संवैधानिक अध्यक्ष की बात होगी तो राष्ट्रपति को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा वित्त बिल के लिए किसका पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति आवश्यक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल पूछता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को। मतलब अगर आपसे पूछा जाए किसी भी क्षेत्र अगर हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, आप जानते हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है संवैधानिक रूप से किसके पास है, तो राष्ट्रपति को है, ये याद रखिएगा।
अगर और भी राष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये भी आप जानते हैं, इसमें हमको नहीं लगता डिटेल की आवश्यकता है। हाँ, लोकसभा राज्यसभा के में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो 14 हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने हो गए हैं दोनों मिला के? 14 हो गए हैं, 14 हो गए हैं, याद रखिएगा। 14 जो होते हैं कुल संख्या होते हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। किसको है? राष्ट्रपति को है परामर्श लेने का, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न पर। याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न की बात होगी तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 143 के तहत, जो कि अनुच्छेद में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर राष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा, सार्वजनिक महत्व या विषय की बात करें तो संविधान जो है, मतलब संविधान में, या राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से क्या है, कानूनी परामर्श कर सकते हैं? तो आर्टिकल 143। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है तो इसके कारण हो जा रहा है, चलेगा। आगे सवाल है संसद का अधिवेशन जो है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो संसद का अगर अधिवेशन बुलाना हो तो आप जानते हैं ये राष्ट्रपति का काम है। भारत के राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रान देता है? मंत्रान देता है तो संघीय मंत्रिपरिषद देते हैं, आप जानते हैं। सहाय कहिए या मंत्रान देता है तो कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद देता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न जो संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर जो विदेशों से भेजे जाने वाले जो होते हैं संसदीय जो प्रतिनिधित्व होते हैं, मंडल होते हैं विदेश से जो आते हैं, याद रखिए विदेशों से, तो उनका नामांकन करने का काम राष्ट्रपति का है और किसी का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी का नहीं है, अधिकारी नहीं है। सॉरी, चलिए आगे चलिए। इस जगह देखिए कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगर जो विदेशी देशों में जो राजदूत होते हैं या कमिश्नर जो होते हैं, उनके पत्र जो होते हैं, पत्र जो आते हैं, वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक के लिए पूर्ण विचार नहीं लौटा सकता, या याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक के लिए नहीं लौटा सकता, याद रखिएगा, ये पूछता है। अब इसमें चलते हैं, वीटो की बात करते हैं। वीटो की क्या बात होती है? तो यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह वीटो का प्रयोग करता है। मतलब निलंबनकारी वीटो एक होता है। तो अगर मान लीजिए पुनः विचार के लिए लौटा दे, मान लीजिए लौटाया तो नहीं जाता लेकिन लौटा दे, तो आप याद रखिए वीटो का प्रयोग करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध और पॉकेट निषेध होता है। मतलब निषेध मतलब वीटो। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो होते हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 वीटो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा 3 वीटो होते हैं। आगे सवाल पूछेगा किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो जो संस्तुति होते हैं कि जरूरत नहीं होती है, याद रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन को समझिए, किस संस्तुति जो है, संस्तुति नाम है यहाँ पे
लिखा हुआ है के आधार पर भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का आकस्मिक अगर निधि से धन व्यय कर सकता है तो याद रखिए जरूरत नहीं होती है ये धन व्यय करने का। ये बेतुका क्वेश्चन एक तरह से बना सकते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर उसके बाद रुक जाता है, आप जानते हैं। तो 6 सप्ताह तक होता है, अगर याद रखिएगा। रख लिया तो हो गया, और क्या काम बन गया। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची पर कर सकता है, याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं? तो 6 सप्ताह के तो अंदर करना ही है, मतलब रखने रहना है, और संघ और समवर्ती सूची पर करता है, यह ध्यान रखिएगा। अब से नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छे से आएंगे। थोड़े से अगर इसमें आवाज़ डाउन है या थोड़ा गला फंसा जैसा है तो सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा जो है मौसम के कारण जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो राष्ट्र सूची के जो है रूप में ये जो है नहीं कर सकते। मतलब संघ और समवर्ती का बात करेंगे, लेकिन एक और सूची जो होता है राष्ट्र सूची, इस पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते, इस पर राज्यपाल का काम होता है, अपना करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार जो है कि वह उसे क्या करेगा? पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि पूर्ण विचार के लिए भेज देगा। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज देता है। तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या होता है? अनुमानित कर लिया जाता है, अनुमोदित देगा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? जब लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रतिवर्ष होते हैं, याद रखिएगा। एवं प्रतिवर्ष आम चुनाव के बाद चुनाव के बाद हो या प्रतिवर्ष हो, इसके अनुसार बुलाया जाता है, याद रखिएगा। संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे पूछता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो आर्टिकल 124 के तहत। मतलब 124 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत करता है, जो कि अनुच्छेद 124 के तहत करता है। आगे सवाल पूछता है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यही है एकमात्र जो कि क्षमादान कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो करना है राष्ट्रपति के काम है। अप्रत्याशित जो होते हैं व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक निकालना हो, ठीक है, कोई भी स्थिति में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 74 के तहत ये जो है बाध्य होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आर्टिकल 74 में इसकी चर्चा है, ऐसे याद रखेंगे। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों इनके पास ही है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। आगे है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा जो है भंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखिए मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। आगे पूछेगा भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत करेगा, अनुच्छेद 123 के तहत करता है, ये याद रखिएगा। अध्यादेश की बात करेगा तो याद रखिएगा 123 में राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंगोल इंडिया का अधिकार है, एंगोल इंडिया का अधिकार होता है, ये पूछता है। ठीक है,
राष्ट्रपति को लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है एंग्लो इंडियन का, जो कि अभी जो है इस पे चर्चित है, विवादित है, इस पे हटा दिया गया है, अभी याद रखेंगे। आगे सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को, कौन सा अधिकार है? तो विधायिक अधिकार है, याद रखिएगा। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार कहलाता है? तो विधायिक अधिकार कहलाएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में जो वाद विवाद होते हैं, विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की, जो कि रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। आगे है कि राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होते हैं? तो 5 लाख रुपए। ये पूछता नहीं है लेकिन याद रखिएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष देते हैं? तो 30 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाते हैं आजीवन के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं। और कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। बहुत ईजी क्वेश्चन ये सब, और बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक। मान लीजिए 6-6 वर्ष वाले समय में रहे थे उस समय तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। मतलब भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा द्वारा किया गया था उस समय। आगे अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के थे या किस प्रदेश के थे? तो याद रखिएगा बिहार के थे, जो कि राज्य हो गया है, हम जानते हैं प्रदेश कहते हैं। सर्वसम्मानित से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन? भाई एन संजीव रेड्डी थे, याद रखिएगा। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन.जी. संजीव रेड्डी थे। कौन से राष्ट्रपति जो है पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह नाम है इनका, जो कि क्या रहे हैं? पूर्व में ये रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि राष्ट्रपति बने थे। ये पूछता है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बी.वी. गिर जी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारत के प्रथम चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो राष्ट्रपति तो याद रखिएगा बी.वी. गिर का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम थे, राष्ट्रपति थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूर्व करने से पूर्व हो गई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही था कि काज पे बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे 2 क्वेश्चन बन गया, प्रथम मुस्लिम थे और काज के रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। कहाँ? तो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए थे। भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो है, भारत का कौन राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो है सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सर्वधर्म स्वभाव कहलाता है, मतलब सर्वधर्म के स्वभाव की तरह थे, याद रखिए, धर्मनिरपेक्षता की पालन करते थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। आगे सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्व करने से पूर्व ही हो गया था? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक और भी थे, जो कि वो थे फरुद्दी अली अहमद थे। तीनों, ये दोनों जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी, और भी मृत्यु हुए हैं जो कि आगे चलेंगे, लेकिन याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुद्दी अली अहमद दोनों की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पद को सुशोभित किया है? बताइएगा, उनका नाम बताइएगा। तो किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे या कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के ही पद को सुशोभित किए थे? मतलब उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो दोनों का काम किया ये। तो एम हिदायतुल्लाह नाम था,
एम हिदायतुल्लाह का नाम आता है, वही कार्यभार संभाले थे। आगे सवाल पूछता है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस भारत के राष्ट्रपति ने जिसे एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह थे भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत किए थे। ये पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है, देखिए याद रखिएगा, भारतीय डाकघर अधिनियम द्वारा जो है वीटो शक्ति का प्राप्त हुआ था, एकमात्र ऐसा था। चलिए उसको छोड़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है, जो कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए उपराष्ट्रपति को हो या राष्ट्रपति का हो, एकल संक्रमण पद्धति ही होती है। उम्र भी 35 होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन और निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 20 सदस्य होने चाहिए, याद रखिएगा। उस समय कितने होते थे, राष्ट्रपति में 50 होते थे, 50-50, इसमें 20 होने चाहिए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने, तो 15,000 इनको भी, मतलब उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति को दोनों को दिया जाता है, दोनों देते हैं जमानत के रूप में। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन जो है प्राप्त होना आवश्यक है, तो 20। याद रखिए 20 का, राष्ट्रपति के लिए 20 होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 50 होना चाहिए, याद रखिएगा। 50-50 का होता है, 2/3 होता है ना, 2/3 है ना राष्ट्रपति के लिए, इसके लिए सिर्फ 20, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, याद रखिएगा। या राष्ट्रपति का महाभियोग हो, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के प्रावधान की बात हो तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जोड़ेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य जो है होते हैं कौन है, संसद के सभी होते हैं, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, दोनों सदन के होंगे, हम भी जानते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो संसद के मनोनीत सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव में लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होंगे, मतलब मत देने में नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव जो है संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय से ही जुड़ा रहेगा, कोई भी होगा विवादित बात होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है, तो लोकसभा करेंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य करेंगे, बस याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य करेंगे और लोकसभा के भी सदस्य करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है कितने वर्ष की होती है, तो 5 वर्ष की होती है, जो कि राष्ट्रपति का भी होता है, आप देखते चलिएगा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, मतलब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, सेम ही है। आगे सवाल बनता है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का अगर मतलब राज्यसभा का अगर बैठक की बात होगी तो उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है, आप भी जानते हैं। आगे सवाल बनता है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाए जाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, जो कि राष्ट्रपति को भी हटा सकता है और इसे भी न महाभियोग इन पे भी लग सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है उपराष्ट्रपति का, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो राज्यसभा द्वारा ही लगाया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं लगाएगा। उपराष्ट्रपति की बात होगी तो उपराष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितने वेतन मिलते हैं, तो 4 लाख रुपए मिलते हैं, याद रखिएगा, 4 लाख। आगे सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा के सम्मिलित
सम्मित से राज्यसभा हटा सकता है, याद रखिएगा। लोकसभा अगर इसमें सम्मिलित हो गया मतलब कि नहीं हमको हटाना है तो हटा देगा बेचारा, राज्यसभा क्या करेगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन जो है होते हैं तो याद रखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछे तो याद रखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, तो किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालता था या संभालते थे, यहाँ पे था कर दिया है, संभालते थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और डॉक्टर हमीद अंसारी थे, याद रखिएगा। जो कि 2 पूर्ण अवधि संभाले थे, 2 साल का मतलब 12 साल का ये इन लोग भी मतलब 12 क्या 10 साल 55 साल के हिसाब से 10 साल इन लोग भी संभाले थे, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हमीद अंसारी, जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे 2 बार। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित जो पद है क्या था तो याद रखिए सोवियत संघ के राजदूत थे, याद रखिएगा, मतलब रूस के राजदूत थे। अगर आपसे पूछे कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो है पद पर आसीन रहते हुए हुआ था तो याद रखिएगा वो उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पूछेगा उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे तो बीवी गिर जी रहे थे, सबसे कम समय तक रहे थे। ये दोनों रहे, राष्ट्रपति भी रहे। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग दिया तो बीवी गिर ही जो थे अपने त्याग पत्र से दे दिए थे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद पे थे उसे छोड़कर उपराष्ट्रपति के पद को क्या है मतलब उपराष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद को त्यागपत्र दिए थे तो बीवी गिर थे। यही समझना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद जो है निर्धारित करता है तो आर्टिकल 63 में ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है निर्धारित होता है, तो आर्टिकल 63। ठीक है, याद रखिएगा। है कि राज्यसभा एवं लोकसभा जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल जो हैं क्या क्या हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल हैं वो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसको हम खाली सिर्फ पढ़ लेंगे और ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कहाँ चले गए, हाँ यहाँ आ गया। चलिए तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 2 बार बने हैं, याद रखिएगा 2 बार बने हैं उपराष्ट्रपति, याद रखेंगे। जो कि डेट इनका देख लीजिए 1952 से लेकर 1962 है, मतलब 1952 से लेकर 62 है, आप जानते हैं। तो अगर पूछा जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, 2 बार बने थे 1952 से 1962 का, याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो 1962 से 1967 की बात करते हैं, जो कि ये भी उपराष्ट्रपति बने हैं। बीवी गिर जो हैं आप जानते हैं कि ये भी उपराष्ट्रपति बने हैं और ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो 1966 से 1969 तक रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1960 2 ही साल रहते, ज़्यादा नहीं होता है। देखिए 2 साल का अंतर है, 2 ही साल रहते बीवी गिर, याद रखिएगा। अगर गोपाल स्वरूप पाठक की बात होगी तो याद रखिएगा ये 1969 से लेकर 1974 तक रहे थे, मतलब 74 तक ये रहे थे। तो गोपाल स्वरूप पाठक भी जो है उपराष्ट्रपति रहे थे। बीडी जती एक जो थे वो भी राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि 1974 से याद रखिएगा 1979 तक रहे थे। ये 5 साल ये सब भी रहे थे, है ना, आप जोड़ के देख सकते हैं डेट को। न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति यहाँ पे होना चाहिए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं, याद रखेंगे 1979 से लेके 84 तक रहे थे, ये भी याद रखिएगा। ये भी एक तरह से 5 साल तक ही रहे थे, याद रखेंगे। RK वेंकटैया रमन भी जो है 1984 से लेके 1987 तक रहे थे, ये ज़्यादा नहीं रहे थे, 3 साल ही रहे थे। आगे पूछेगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, याद रखिएगा ये भी जो है आपको रह जाएंगे 5 साल, 87 से लेके 92 तक रहेंगे। आगे सवाल पूछा है KR नारायण जी की बात करते हैं तो 1992 से 1997 है। कृष्णकांत की बात करेंगे तो 1997 से 2002 तक है। और भैरव सिंह शेखावत की बात करेंगे तो 2002 से 2007 तक थे। उस समय अगर पूछेगा 2002 से 2007 में कौन थे तो भैरव सिंह शेखावत है। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछ देगा कि कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं
तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन यार। देखिए, हामिद अंसारी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार बने थे, जो कि 2007 में और ये 17 में 2 बार ही बने थे। और डॉक्टर जो है राधाकृष्णन जो है पहले थे, जो कि 2 बार बने थे। ठीक है, तो वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं 17 से 22 हैं। और जगदीप धनखड़ को याद रखिएगा, जो कि अभी वर्तमान में चलते रह रहे हैं। तो ये आंकड़े चेंज होते रहते, तो इस बुक को तो छपा हुआ देरी हो गया, तो आप अपना अपडेट याद रखते रहिएगा। अभी जगदीप धनखड़ को याद कर लीजिए, और चेंज होता है जैसे राष्ट्रपति में ही चेंज होगा। उपराष्ट्रपति में आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति में ही देखिए द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। और ये जो है कि अभी चल रही है द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, जो कि भी अपडेट के अनुसार चेंज हो जाएंगी। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैं चलिए इसको शुरू से बता देता हूँ। ठीक है, किससे, तो शुरू से बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। बीबी गिर 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ज़्यादा दिन नहीं, 1 ही साल रहे थे। 1 ही साल में वो भी कम रहे थे, 3 मई से 3 जुलाई तक ही रहे थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि न्यायमूर्ति है, 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ये भी 69 में ही खत्म हुए, 20 जुलाई से 20 अगस्त तक ही रहते, ये भी याद रखिएगा। और एक और है जो कि BD जति, जो कि 11 फरवरी से 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। बहुत कम समय तक रहे थे, यही तीनों नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद में राज्यसभा लोकसभा लाने वाले हैं, उस पर अच्छे से थोड़े से आवाज़ ठीक करके ला रहा हूँ, थोड़ा वेट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और थैंक यू जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद, दिल से थैंक यू।